नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज हम हिंदी के पूरे स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हर परीक्षा में आप टॉप नंबर ला सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी के पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 15, 25, 18 या 22। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 18। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितनी? 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद में जो 5 उपभाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू आती है। बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? 17 बोलियां हैं। ठीक है, तथा दक्षिणी हिंदी, हिंदी का ही पूर्व रूप है, उसको मिलाकर के कुल 18 बोलियां हैं। तो इस हिसाब से हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो आपका आंसर यहाँ पर जो सही होता है ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पत्रिका युग्म का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म का क्या नाम है। कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कविवचन सुधा का प्रकाशन जो है वो 1868 में कहाँ पे? काशी से किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है वो सन 1877 में प्रयाग में बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो देखिए यहाँ पर कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। जो कविवचन सुधा पत्रिका है वो सन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और जो हिंदी प्रदीप है इसका प्रकाशन 1877 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। और यह दोनों पत्रिकाएं कैसी थीं? मासिक पत्रिकाएं थीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ठीक है ना, नाम पूछा है यहाँ पर। लीलाधर जुगड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर। देखिए, तद्भव पत्रिका के संपादक जो है वो अखिलेश जी थे। ठीक है, यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी? ये लखनऊ। ठीक है, चलिए इसका उत्तर जो हो वो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? पूछ रहे हैं कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीवित रहता है और 13 वर्ष तक सियार जीवित रहता है। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, आइए, विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल या जगनिक। तो ध्यान दीजिए, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति जो है वो किसकी है? जगनिक।
ठीक है। जगनिक कृत जो है ये है, और परमाल रासो यानी कि आल्हा खंड से है। यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित है तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियाँ मैं आपको ऐसे बताऊं कि विद्यापति की कृतियों में कीर्ति कला, ठीक है, कीर्ति कला, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका तथा पदावली है। और चंद्रबरदाई की रचना में आपको बता दिया जाए कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, की रचना है। तथा नरपति नाहल ने क्या, विशल देव रासो, नरपति नाहल ने विशल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न का अकॉर्डिंग आंसर होगा जगनिक की, ठीक है, जगनिक, और जगनिक ने ये पंक्ति लिखी है, ठीक है। और इनका ग्रंथ ये कौन सा था, परमाल रासो आहल खंड से है, ठीक है। इसके बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, ठीक है, नरपति नाहल ने विशल देव रासो, और इसी के साथ विद्यापति की अनेकों कृतियाँ, मैंने आपको शायद 3 बता दी थी कि कीर्ति कला, कीर्ति पताका और पदावली है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इनमें से कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस की राजभाषा क्या है बताइए, इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी मॉरिशस की जो है वो राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास कितने साल पुराना है, 150 साल पुराना है, ठीक है। साहित्य पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है, ठीक है ना। चलें, ऑप्शन नंबर 1 राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा यहाँ अगला प्रश्न क्या है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर रचना हमसे पूछी गई है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है, क्या अवधी की है, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रज, ठीक है ना। सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद का अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्रावधान है, ठीक है, सूरसागर में, ठीक है। और कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। विदित हो कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है, क्या आपको पता है। तो देखिए वो भाषा जो है वो कौन सी है, अवधी है। किसने लिखी रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने, ठीक है। चलिए, ऐसे प्रसिद्ध है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ, अगर ब्रजभाषा की बात करें तो ये जो है इसमें कृष्ण काव्य लिखे गए हैं। कैसे काव्य, कृष्ण काव्य। और अगर वहीं हम अवधी भाषा की बात करें तो यहाँ पर इस भाषा में राम काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो वो ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास द्वारा रचित ये रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, ठीक है। और इसमें वीर रस की एकमात्र कवित्री रही हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है।
झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविताएं और हैं त्रिधारा, मुकुर आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। इनमें से साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? मानक भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है। ठीक है ना, ये पूरी तरह परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रभावमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवन भाषा में पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सही। और अभी इस प्रश्न को आपने किया था थोड़ी देर पहले, 2 प्रश्नों से पहले ही इस प्रश्न को किया था। मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन करके ही बताया था। ठीक है, आप पीछे जा करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है क्या? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? परमाल रासो। परमाल रासो को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। किस खंड के नाम से जाना जाता है? अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके रचयिता फिर कौन रहे बताइए? जगनिक। अभी तो हमने पढ़ा था, क्योंकि जगनिक की एक अभी पंक्ति हमने पढ़ी थी क्या कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ठीक है ना। और इसी के साथ फिर से आगे हम रिवाइज करवाते हैं आपको कि ये अल्लाह छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। किस रस का काव्य है? वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई। खुमान रासों के रचयिता जो हैं, खुमान रासों के रचयिता मैं आपको बता देती हूँ यहाँ, दलपति विजय। कौन? दलपति विजय। तथा बीसलदेव रासों के रचयिता मैंने आपको पहले ही बताए थे, फिर बता देती हूँ, ये हैं नरपति नाल। ठीक है, चलिए प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। पूछ रहे हैं घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हम सब जानते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। घुमक्कड़ शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? घूमना। ठीक है, और यहाँ पर घुमक्कड़ में मूल शब्द क्या है? घूमना। घूमना जो है वो इसका मूल शब्द है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक्कड़। क्या हो जाएगा? अक्कड़। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स भी दिखाई दे रही हैं, हेल्दी होती हैं खाने के लिए। नाइस। कीवी वगैरह भी दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पूछ रहे हैं स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है। चलो पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, फिर संधि अपने आप हमें समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, स्वा धन छंद, क्या देख पा रहे हैं? वा व्यंजन शब्द और छा भी व्यंजन शब्द आ रहे हैं। तो संधि कौन सी यहाँ पर जाएगी हमारी? व्यंजन। कौन सी? व्यंजन संधि जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि जाएगी। शायद यही तो पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निमिष शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा निमिष शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, क्या प्रकाश है, छिद्र, पूर्ण या क्षण? क्षण, क्षण, क्षण मतलब पल, समय। ठीक है, देखिए निमिष शब्द क्षण या पल का पर्याय होता है, जो अत्यल्प समय का घोतक है। निमिष मतलब जो बहुत ही कम समय को बताए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो क्या होगा फिर? क्षण। ठीक है, जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, मुझसे उठा नहीं गया या मुझसे उठा नहीं जाता या मैं उठ नहीं सकती, इसमें कौन सा वाच्य है इस वाक्य में? तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में
भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतिवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं गया भाववाच्य, मुझसे दौड़ा नहीं गया, मुझसे कोई काम किया नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया, मुझसे वीडियो नहीं देखा गया, इतना ख़राब भी नहीं बना है, मुझसे पढ़ाई नहीं की गई, सब में भाववाच्य आ रहा है। तो यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता का स्वरूप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म के अनुसार ना होकर आपके भाव के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, भाववाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर जाएगा आपके लिए आंसर नंबर बी, अप्रत्याशित। अब इसी प्रकार यहाँ पर प्रत्याशा जो होगा, यानी कि इसमें होगा कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द जो हो गया अप्रत्याशित हो गया। तो जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी आशा की गई हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्याशा। ठीक है ना। और अगला यहाँ हम देखते हैं अपरिमेय, जिसकी माप ना संभव हो। अपरिमेय का क्या, जिसकी माप ना संभव हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो अनादूत है, इसका उन्होंने अनादूत लिख दिया है, अनाहूत होगा। ठीक है, अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या बोलेंगे, अनाहूत। चलिए तो प्रश्न के अनुसार राइट उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि गोधूम शब्द का तद्भव है। तद्भव पूछा है, असत्य शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेहूँ। क्या होगा, गेहूँ। गोधूम गेहूँ का तत्सम शब्द है। ठीक है, गेहूँ का तत्सम शब्द क्या होगा, गोधूम, और गेहूँ का तद्भव शब्द क्या होगा, और गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा, गेहूँ। बाकी ये तद्भव लिखे हैं जैसे गाय, गोबर, गोधन, तो इनका तत्सम क्या होगा। अब इस गाय का तत्सम होगा गौ, ठीक। गोबर का तत्सम होगा गौमय। गोधन का तत्सम शब्द है। ठीक है, गोबर का तत्सम गौमय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निधन कपट, निष्धन कपट, निकपट, निष्कपट। तो यहाँ इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा निधन कपट। निष्कपट का सही संधि विच्छेद है निधन कपट। इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग आ रहे हैं, विसर्ग संधि। जब विसर्ग से पहले ई, ठीक, और ऊ, और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श। जैसे निष्कलंक शब्द, जैसे मैं आपको बताऊं, पढ़ो इधर थोड़ा ध्यान से। जैसे लिखा है निष्कलंक, ठीक है, तो निष्कलंक का क्या हो जाएगा, अब देखिए निधन कलंक। ठीक, अब ऐसे का शब्द है हमारे पास निष्फल। क्या शब्द है, निष्फल। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन फल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें कह रहे हैं इनमें से सही शब्द कौन सा लिखा है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, अनुग्रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अपेक्षा का
विशेषण रूप क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित, ठीक है। क्यों, देखिए अपेक्षा भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, अपेक्षा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया गया है। अपेक्षा में इति प्रत्यय लगा करके अपेक्षित शब्द बनाया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी तालु। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अलावा ई, चा, छा, जा, झा, ञा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। किस किस का, छोटी ई का भी, बड़ी ई, चा वर्ग पूरा, ठीक है, पूरा चा वर्ग, सीधा बता दे रही हूँ, चा वर्ग पूरा, ठीक है, तालु है। इसी तरह ता वर्ग का उच्चारण स्थान किसका है, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। दांत से ता वर्ग का उच्चारण स्थान करते हैं। और इसके बाद में हम ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, ये जो है ये मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर उत्तर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर उत्तर हम लगाएंगे तालु। क्या लगाएंगे, तालु। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, उपत्यका का अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है इसका। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। तो देखिए उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे हम कहते हैं उद्याचल। क्या कहते हैं उसे, उद्याचल, ठीक है। शेष असंगत हैं, ठीक है, बाकी के बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ठीक है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर जाएगा कौन सा जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक, ठीक है, जो भी है। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। और परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक तो निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है, ठीक है, बात को समझिए। वैसे विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, हिंदी की जो पहली वीडियो और भी मैंने बनाई है उसमें बता चुकी हूँ कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। फिर से रिवाइज करा देती हूँ। 4 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या होगा, अप्रिय लगना, ठीक है, अप्रिय लगना। और आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है। चलिए तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चौराहा शब्द में समास है। कौन सा समास है यहाँ पर, चौराहा, 4 राहों का समूह। समास विग्रह में इसका ही आएगा, संख्या भी आ रही है इसमें। और जिस समास में संख्या आएगी उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है, संख्या होती है, संख्यावाची विशेषण होता है। तथा समूह या समाहार का द्योतक होता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे 8वीं, दोपहर, नवरत्न, नवरात्र, चतुर्मास, पंचवटी आदि। जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तब कौन सा समास होता है,
तब समास होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बताती हूँ, जैसे नील गाय, पीतांबर, मृगनयनी, कोमलांगी आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास हमको दिया हुआ है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अत्यंत में अति उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है। अत्यंत में मूल शब्द क्या है? अंत मूल शब्द है, तथा ई और आ के समीप के कारण इसमें संधि कौन सी है? अत्यंत में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। किस कारण? ई और आ आने के कारण। ठीक है, वैसे हमसे प्रश्न में पूछा जो गया हम उतना ही आंसर दें। यहाँ पर अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारे पास? 4। ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।